नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करी है। इसी सीरीज के अंतर्गत हमारा अगला बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पादप कोशिका के कुछ अंग होते हैं, कुछ ये भाग होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। पादप कोशिका के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह सिर्फ पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है। जो रसधानी होती है वो एक पादप झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है। जो रसधानी की जो सुरक्षा होती है वो पादप झिल्ली के द्वारा की जाती है, उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट नाम से जाना जाता है। किस झिल्ली को? पादप झिल्ली जो कि रसधानी की सुरक्षा करती है, उसे टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। रसधानी के अंदर एक वर्णक उपस्थित होता है जिसे एंथ्रोसायनिन कहा जाता है। एंथ्रोसायनिन नाम का एक वर्णक रसधानी के अंदर उपस्थित होता है जो पुष्पों के रंगों का निर्धारण करता है। एंथ्रोसायनिन जो वर्णक होता है यह फूलों के रंगों का निर्धारण करता है। रसधानी के अलावा पादप कोशिका में लवक भी पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं वो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक बेसिक सा अंतर होता है। जंतु कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनके शरीर गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। पादप कोशिका सिर्फ पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। जो जीवित तो होते हैं, हिल सकते हैं, लेकिन कहीं भी गति नहीं कर सकते, उनके अंदर पादप कोशिका पाई जाती है। पादप कोशिका इसलिए पादप कोशिका के अंदर लवक पाया जाता है। लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक जो होता है वो एक गोलाकार या तस्तरी नुमा होता है, यानी डिस्क शेप का होता है। डिस्क हम जानते हैं, गोल जो सीढ़ी होती है डिस्क शेप के आकार का होता है लवक। लवक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: अवर्णित लवक, वर्णित लवक, हरित लवक, यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद हम तीनों लवकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट होता है, अवर्णित लवक पेड़ पौधों के ऐसे हिस्सों में पाया जाता है जहां डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे जड़ हो गई या भूमिगत तना होता है। यहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वहां पर अवर्णित लवक पाया जाता है। वर्णित लवक जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो 3 रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। वर्णित लवक लाल, पीला और नारंगी। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, इसके लिए वर्णित लवक 3 रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद है हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। किसकी वजह से? हरित लवक की वजह से। हरित लवक का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। कौन करता है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक की खोज 1883 में 1883 में स्वयंपर नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज करी थी। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई गृह या किचन ऑफ द पादप सेल कहा जाता है। जो किचन ऑफ द सेल होता है उसे हरित लवक को यह कहा जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किचन ऑफ द सेल या रसोई गृह, कोशिका का रसोई गृह किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को कोशिका का रसोई गृह कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुणसूत्रों की। गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना जो कि जोड़े में उपस्थित होती है। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है जो कि एक धागे नुमा संरचना है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र की जो खोज है वो स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा की गई थी। स्ट्रॉसबर्गर एक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन गुणसूत्र जो नामकरण है वो वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा गुणसूत्र का नामकरण किया गया था। गुणसूत्र जो होता है वो आनुवंशिकी का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है। जैसे पेरेंट्स के लक्षण वो अब उनके बच्चों में ट्रांसफर करता है, इसलिए गुणसूत्र को आनुवंशिकी का वाहक भी कहा जाता है। जो गुणसूत्र होता है वो आनुवंशिकी का वाहक होता है। गुणसूत्र का जो सिद्धांत था जिसे क्रोमेटिन क्योरी के नाम से कहा जाता है, वो सटन और बावेरी नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था गुणसूत्र का सिद्धांत जो कि क्रोमेटिन क्योरी के नाम से जाना जाता है। सबसे कम गुणसूत्र जो होता है वो ड्रोसोफिला नाम की एक फलों की मक्खी होती है, उसके अंदर सबसे कम गुणसूत्र होते हैं जो कि 8 होते हैं। और सबसे जो अधिक गुणसूत्र होते हैं वो एलोपेंथा प्रोटोजोआ नाम का एक परजीवी होता है, उसके अंदर
सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं, जो कि जिनकी संख्या 1600 है। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, और जो मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। बंदर के अंदर भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुत्ते के अंदर 78 यानी 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के बाद अब हम देखेंगे जीन। जीन की जो खोज थी वो जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, और जीन की जो थ्योरी थी वो सटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन की थ्योरी दी गई थी, और खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। जीन का जो विस्तार है, जो जीन का जो विस्तार था वो मॉर्गन एवं मूलर नामक दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जीन का विस्तार किया गया था। जो कि जीन जो होते हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं। जीन जो होते हैं वो डीएनए के वह छोटे छोटे खंड होते हैं जिनमें आनुवांशिक कोड भरे होते हैं। आनुवांशिक जो कोड होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं। जो कोड होते हैं जो जीन के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, उनमें आनुवांशिक कोड भरे हुए होते हैं। जो आनुवांशिकी कोड का संश्लेषण था वो हरगोविंद खुराना, यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे, हरगोविंद खुराना। आनुवांशिकी का संश्लेषण इन्हीं हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। इनकी इस खोज के लिए इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके बाद जो मूलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बताया जो एक्सरेज होती हैं वो आनुवांशिकी कोड को परिवर्तित कर सकती हैं। जो एक्सरेज अगर आनुवांशिकी कोड पर पड़ती हैं तो वो आनुवांशिक कोड को परिवर्तित कर सकती हैं। इसके अलावा एक जीन होता है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन जो होता है वो आनुवांशिकी की अपनी स्थिति कभी भी परिवर्तित करता रहता है, इसलिए उसे जंपिंग जीन यानी दूसरे अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, जंप कर जाता है, इसलिए इसे जंपिंग जीन कहा जाता है। बारबरा नामक वैज्ञानिक ने 1950 में मक्के में जीन की खोज करी थी। इसके बाद हम देखते हैं नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल जो होता है या न्यूक्लिक एसिड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। नाभिकीय अम्ल केंद्रक में उपस्थित होता है। नाभिकीय अम्ल जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और यह नाभिकीय अम्ल जो होता है वो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन का कार्य करता है। क्या करता है? आनुवांशिक क्रियाओं के संचालन का कार्य करता है। नाभिकीय अम्ल की जो खोज थी वो फ्रेडरिक मिसर नामक एक वैज्ञानिक थे। फ्रेडरिक मिसर, उन्होंने इसकी नाभिकीय अम्ल की खोज करी थी। इसका जो नामकरण था, नाभिकीय अम्ल जो नामकरण था वो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। नाभिकीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नाभिकीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं डीएनए को। डीएनए जो होता है वो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा हरित लवक में भी डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसका जो डीएनए का जो मॉडल था वो 1953 में वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि डीएनए जो होती है वो द्विकुंडलित संरचना होती है। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। डीएनए का जो कार्य होता है वो डीएनए जो आरएनए को आदेश देता है, आरएनए जो होता है वो डीएनए के आदेश पर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन के इस निर्माण की क्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। डीएनए के आदेश पर आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। आरएनए, अब देखते हैं आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह डीएनए के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। किसका? आरएनए का संश्लेषण डीएनए के द्वारा किया जाता है। आरएनए जो होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, क्योंकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए का जो संश्लेषण होता है उसके कुछ समय बाद यह डीएनए से आरएनए अलग हो जाता है और यह डीएनए के समान ही समजात श्रृंखला बना लेता है। आरएनए जो होता है वो केंद्रक और केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है। कहाँ होता है? आरएनए केंद्रक और केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है। आरएनए जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। जो टीआरएनए होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। आरआरएनए होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है, जो कि 20 प्रकार के होते हैं। और जो एमआरएनए होता है वो अमीनो अम्ल को चुनने का कार्य करता है, मतलब उसका चयन करने का कार्य करता है एमआरएनए। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास में हमने
पादप कोशिका के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ये गुणसूत्र और जीन के बारे में पढ़ा, इसके बाद ये डीएनए और आरएनए के बारे में हमने ये पढ़ा। इसके बाद हम जो अगली क्लास करेंगे उसमें हम पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप 1-2 बार और रिवाइज करके देखें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इनके आप 1 लाइन में नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट्स में लिखे हैं, आप 1 लाइन में लिखकर इनको नोट्स के रूप में नोट्स के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। ये आपको रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे और यह ऐसे 1 लाइन फैक्ट होते हैं जो पेपरों में डायरेक्ट 1 लाइन फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।